नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को। और लास्ट सेशन में हमने, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जो जनरल कन्फिगरेशंस है आपके अलग अलग टाइप ऑफ एटम्स का, और उसके बाद किस तरह से कोई एटम अगर आपको गिवन है तो उसका आप पीरियड डिटरमाइन कर सकते हैं वगैरह। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका लगभग खत्म हो चुका है। अब हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हमें समझना होगा, डिफरेंस समझना होगा हमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ में एंड कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ में, या फिर आपको ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में। इन दोनों में पहले हम अंतर समझेंगे, ये आपके एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में। दोस्तों, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। एक होती है किसी एलिमेंट की उसकी अपनी प्रॉपर्टी, उसको हम लोग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक वो एलिमेंट कोई कंपाउंड फॉर्म में है या फिर जो ग्रुप फॉर्म में है तो उसकी प्रॉपर्टीज़, तो उसको हम लोग ग्रुप प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ में आपका प्रॉपर्टीज़ क्या आएंगी? आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक, और फिर आपके जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गई। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, फिर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और प्रॉपर्टीज होती हैं एटॉमिक रेडियस वगैरह, ये सब जो है आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में आती हैं। किस में आएगी? ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में आएगी। ग्रुप प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? ग्रुप प्रॉपर्टीज में दोस्तों हम बात करेंगे ग्रुप में, तो आपकी जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट आपकी ग्रुप प्रॉपर्टीज हो गई। मेल्टिंग पॉइंट आपकी ग्रुप प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, वॉल्यूम आपका ग्रुप प्रॉपर्टी हो गया, वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी भी आपका जो है ग्रुप प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, डेंसिटी। तो ये जो होगी, ये सारी आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज है अलग अलग तरह की। इनको हमने डिवाइड कर दिया ग्रुप प्रॉपर्टीज में एंड इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में। ठीक, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब हुआ? पीरियोडिसिटी का मतलब यहां पर ये हुआ कि जो कोई डेफिनेट इंटरवल के बाद, क्या बोला मैंने? कोई डेफिनेट इंटरवल के बाद आपकी प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन जो हो रही है उसको हम कहेंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होगा? पीरियोडिसिटी मतलब आपका हो गया कि डेफिनेट इंटरवल के बाद रेपिटिशन हो रही है। डेफिनेट इंटरवल के बाद आपका रिपीटिशन हो रहा है। तो जो रिपीटिशन हो रहा है आपका डेफिनेट इंटरवल के बाद हो रहा है। उसी डेफिनेट इंटरवल के बाद जो रिपीटिशन हो रहा है, किस में रिपीटिशन हो रहा है? एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो रिपीटिशन हो रहा है उसको हम समझेंगे, उसको समझेंगे। ठीक, तो हमने बेसिकली अब समझना क्या है कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो चीजें, जो टर्म यूज हुए उनका मतलब क्या है, साथ ही साथ उनके ट्रेंड को हम समझेंगे कि अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड वो फॉलो करते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसको आप कह सकते हैं जो है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है? बेसिकली ये जो है इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, इसके ट्रेंड को भी हम समझेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए इसको आप ये देखिए, ऐसे देखिए कि ये आपका जो है, ये आपका जो है, ये है न्यूक्लियस। ठीक, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं शेल्स में। तो मान लीजिए ये आपका जो है ऐसे ऐसे शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। अंदर वाले में मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और लास्ट वाले में भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जरा समझिएगा बात को ध्यान से। हुआ क्या कि ये जो आपका न्यूक्लियस है ये बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा के इसको वो अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक, लेकिन ये जो, अब देखिए समझिएगा, होता क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जो है अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। आपके चलकर आप उसको पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एंड नेगेटिव या फिर अपोजिट चार्ज बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज जो है रिपेल करते हैं। तो होगा क्या इसमें, अब समझिए। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो उस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी वाला है उसको रिपेल करेंगे। तो एक तरफ उसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और दूसरी तरफ उसके ऊपर जो है रिपल्सिव फोर्स लग रही है। तो जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स में डिक्रीमेंट आ रहा है, जो डिक्रीजमेंट आ रहा है, उसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, एक बार फिर समझा देता हूं मैं। हुआ क्या कि आपका न्यूक्लियस था वो बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था, वो उसको अंदर की तरफ खींच रहा था। लेकिन जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट थे वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स में जो है डिक्रीजमेंट हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स का। तो अट्रैक्टिव फोर्स का जो डिक्रीजमेंट हो रहा है उसी को हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग सिग्मा सिंबल से शो करते हैं, सिग्मा से इसको शो करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं, इनको स्लैटर्स रूल कहते हैं। उतना डिटेल में हमें इस लेवल पे पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम समझते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने से लिए हमने पहले जो शील्डिंग इफेक्ट को समझ लिया। तो बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज को आप Z से डिनोट करते हैं। तो आपको याद होगा Z मतलब जो ये आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो जो एटॉमिक नंबर है वही आपका न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन हुआ क्या, अब समझिएगा बात को ध्यान से। हमने शील्डिंग इफेक्ट देखा तो उसमें हो क्या रहा था, उसमें जो है अट्रैक्टिव फोर्स का डिक्रीमेंट आ रहा था। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जा रही थी। तो डिक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा था, तो डिक्रीज हो जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर चार्ज है बेसिकली इसकी वैल्यू में भी कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट आ जाएगा। और इसकी वैल्यू में कितना डिक्रीजमेंट आएगा, वो सिग्मा के इक्वल होगा। मतलब जो आपका ये है Z न्यूक्लियर चार्ज वो घट जाएगा सिग्मा। न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीजमेंट हो गई शील्डिंग कांस्टेंट की, और ये जो आपका वैल्यू बनता है इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग Z स्टार या फिर Z जो है EFF ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, हुआ क्या, हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट में क्या हो रहा था कि शील्डिंग इफेक्ट में आपका जो है इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव फोर्स, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसकी अट्रैक्टिव फोर्स में डिक्रीमेंट आ रहा था। इसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है हमारे जो एलिमेंट का उसमें उसके न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज कर जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनेगा। और वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका वैल्यू आपका इक्वल होगा Z माइनस सिग्मा के इक्वल। इसको कह देंगे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हमें इसके ट्रेंड को समझना होगा कि आखिर ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड के अलोंग। तो पीरियड के अलोंग हम बात करते हैं। पीरियड के अलोंग क्या होगा, मैं आपको उसका जनरल ट्रेंड समझा देता हूँ। ठीक, क्योंकि बेसिकली ये वैल्यू सिग्मा पर डिपेंड करेंगी। तो स्लैटर्स रूल में हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करके स्लैटर्स रूल से
स्लेटर रूल से हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर z में से माइनस करके फिर हम भी ट्रेंड बना सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल ऊपर से ट्रेंड को समझना है कि आखिर ट्रेंड है क्या। तो पीरियड में होता क्या है कि जो z इफेक्टिव का वैल्यू होता है अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है अलोंग द पीरियड, ये जो वैल्यू होता है ये आपका इंक्रीज कर जाता है। एंड ग्रुप के अलोंग z इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है आपका वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो हुआ क्या, पीरियड के अलोंग जो आपका z इफेक्टिव है ये अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रहा है, एंड अलोंग द जो ग्रुप है ये अलोंग द ग्रुप आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ऑलमोस्ट लगभग कांस्टेंट है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज समझने के लिए अब आपको एक नया टर्म समझना होगा, वो है एटॉमिक रेडियाई। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यूज क्या है। अगला टॉपिक है दोस्तों एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक रेडियाई मतलब जो है आपका एटम है, उस एटम का कितना रेडियस है उसको कह देंगे हम एटॉमिक रेडियाई। लेकिन एटॉमिक रेडियाई जितना आप आसान समझे उतना है नहीं। एटॉमिक रेडियाई बेसिकली बहुत टफ चीज़ है। क्यों टफ है, कैलकुलेट करना बहुत टफ चीज़ है ये, क्योंकि बहुत सारे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पॉइंट क्या समझिए, एटॉमिक रेडियाई क्योंकि आपका एटम जो है उसकी बाउंड्री तो डिफाइन है ही नहीं, तो जब उसकी बाउंड्री डिफाइन ही नहीं है तो एटॉमिक रेडियाई आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। आपने हमारे अगर पीडीएफ वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बहुत सारे, जब आपको बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई, दूसरी एटॉमिक थ्योरीज पढ़ाई, तो मैंने बहुत सारे एक्सेप्शंस में डील किया था, तो आपको बताया था। और फाइनली जो हमारे पास चीज़ें आई थी बन के, जो क्वांटम मॉडल आया था, उसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से बताई गई। तो अब हम एटॉमिक रेडियाई को समझेंगे। बेसिकली एटॉमिक रेडियाई में हमको तीन चीज जाननी है। एक जाननी है हमें कोवैलेंट रेडियाई, एक जाननी है हमें मेटेलिक रेडियाई, एंड एक जाननी है हमें, मेटेलिक हो गया आपके पास वॉन डेर वाल रेडियाई। वॉन डेर वाल रेडियाई, ये तीन चीजें हमें जाननी है, कोवैलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई एंड वॉन डेर वाल रेडियाई। ठीक, यहां पर दोस्तों होगा क्या, ये जो कोवैलेंट रेडियाई होती है ये बेसिकली आपके नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स। मेटेलिक रेडियाई नेम में है, ये आपके मेटल्स फॉर्म करते हैं। एंड जो वॉन डेर वाल रेडियाई होती है ये आपके नोबल गैसेस फॉर्म करती हैं, नोबल गैसेस। अब एक एक करके तीनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोवैलेंट रेडियाई की। कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई के बारे में जानते हैं। तो कोवैलेंट रेडियाई जो होगा बेसिकली आपका, ये आपके नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए दो नॉन मेटल्स हैं और वो आपस में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दो आपके नॉन मेटल्स हैं एंड ये आपस में आपका जुड़ा हुआ है, सेम है, समझिएगा, ये भी मेटल ए है, ये भी ए है, और ये आपका जुड़ा हुआ है एक कोवैलेंट बॉन्ड से। होता क्या है दोस्तों, हम लोग बेसिकली जो एटम होता है उसको स्फीयर के फॉर्म में दिखाते हैं, एंड स्फीयर के फॉर्म में रेडियस निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड आपके सामने है, तो दो सेम जो है मेटल, जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके ज्वाइन कर रखा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया इन लोगों ने, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग होमोजीनियस भी कह सकते हैं, ये होमोजीनियस कंडीशन में है। तो होमोजीनियस कंडीशन में क्यों है, क्योंकि सेम जो है एलिमेंट है, साथ ही साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस केस में जो रेडियाई आप कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी जो है ये आपकी है 2r। तो d डिस्टेंस बिटवीन a एंड a मान लीजिए r है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड a इज r, देन कोवैलेंट रेडियाई, जो कोवैलेंट रेडियाई हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन a एंड a बाई 2, यानी कि r बाई 2। तो यानी कि होमोजीनियस की कंडीशन में हुआ क्या कि ये दो बॉन्ड थे,
होमोजेनियस कंडीशन में, मतलब दोनों सेम एलिमेंट थे, दोनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी r, तो कोवेलेंट रेडियाई कितनी हो गई, ये हो गई r/2। मतलब यहां से लेकर ये जो मिडिल वन है यहां तक की जो डिस्टेंस है इसी को आप कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई इन केस ऑफ होमोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब ये होमोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अगर मान लीजिए हेटेरोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, तो हेटेरोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा तो ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, तो होगा क्या, तो ये एलिमेंट अलग है, वो एलिमेंट अलग है, तो इसका मतलब मान लीजिए ए एंड बी दो अलग एलिमेंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन दोनों एलिमेंट का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ऐसे दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां पर जो है ये हो जाएगा आपका उस केस में डिस्टेंस बिटवीन टू हेटेरोजीनियस कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स। दो अलग अलग, यहां पर ए नहीं होगा दोस्तों, ये ए भी हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड्स है। यहां एक चीज और ध्यान देने की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो लगभग जो है मिनिमम होना चाहिए दोनों के बीच में, तब ये कंडीशन फॉलो करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, खाली ये कंडीशन आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो हमने कोवेलेंट रेडियाई को देखा कि अगर सेम होमोजीनियस बॉन्ड होगा तो हमने क्या देखा कि होमोजीनियस बॉन्ड होगा तो हम डिस्टेंस जो होगी दोनों बॉन्ड के बीच में उसको बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। हेटेरोजीनियस कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी उन दोनों का रेडियस का। सेकेंड वाला हम बात करेंगे क्रिस्टल रेडियस के बारे में। क्रिस्टल रेडियस इसी को आप जो है मेटेलिक रेडियस भी बोलते हैं, तो ये क्रिस्टल रेडियस के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन जो है, आपको मैं सॉलिड स्टेट में बताऊंगा कि दो टाइप के सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं बेसिकली वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, एंड फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वो कैसे जुड़े होते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है 3D शेप में। तो उनकी रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाए उसके बारे में मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं, देखिए समझिएगा। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल जब आप बात करेंगे किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके जो होंगे वो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के थ्रू बनता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आपस में आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होंगे, और वो जो आयनिक बॉन्ड्स होंगे वो अलग अलग स्पेस में अरेंजमेंट शो करेगा। ठीक, तो उसमें एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। उस टर्म्स में आपको बता देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक एटम है आपके पास, ठीक, मान लीजिए मैं एक एटम हूं, तो मेरे नेबर्स में आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी एटम्स और होंगे उनको मैं नेबरिंग एटम्स कहूंगा, और उन्हीं नेबरिंग एटम्स को कहा जाता है उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बहुत तरह का होगा, लेकिन 3D शेप में बात करेंगे तो HCP में, HCP क्या है वो मैं आपको सॉलिड स्टेट में बताऊंगा। HCP कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है। तो 12 मतलब 12 जो एटम्स हैं उसने उस एटम को सराउंड करके रखा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम गिवन है, तो रेडियस क्या होगी, उस डिस्टेंस का हाफ हो जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ एटम्स, या फिर रेडियस नहीं, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स कह सकते हैं, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। लेकिन कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा तब। इसके बारे में, इस पूरी रेडियस के ऊपर पूरा एक अलग से चैप्टर है, उसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों से और डील करेंगे। अभी के लिए खाली इतना समझिए कि क्रिस्टल रेडियस क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स आपके फॉर्म करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 12 होता है तो डिस्टेंस बिटवीन एटम का हाफ करने पर आपका जो है कोवेलेंट रेडियस आ जाता है। अब थर्ड टाइप ऑफ रेडियस की बात करें, थर्ड टाइप की रेडियस आपकी हो जाएगी वॉन्डर वॉल रेडियस। वॉन्डर वॉल रेडियस, वॉन्डर वॉल रेडियस। अब वॉन्डर वॉल रेडियस क्या होगा समझिएगा। अभी तक जो हम रेडियस की बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे किसी एटम के कंडीशन पर, किसी एटम का रेडियस क्या हो सकता है, एटॉमिक रेडियस। लेकिन वॉन्डर वॉल रेडियस बेसिकली फॉर्म होता है नोबल गैसेस में, और हम जानते हैं कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करती ही नहीं है। तो होता क्या है कि मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपका मान लीजिए ए करके एक मॉलिक्यूल्स है इस टाइप से, और एक दूसरा मॉलिक्यूल्स है यहां पर। तो इन दोनों ने सेम टाइप ऑफ बॉन्ड बनाया, और हम जानते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको ऐसे समझिए,
यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है कोवेलेंट रेडियाई। ये आपकी क्या होगा, ये हो गई आपकी कोवेलेंट रेडियाई, मैं आरसी से डिनोट कर देता हूं। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहेंगे वॉन्डर वॉल रेडियाई। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी हो जाएगी वॉन्डर वॉल रेडियाई। इसका बेसिकली यहां से यहां तक का हाफ जो होगा, इन दो एटम की डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो आपका हो जाएगा वॉन्डर वॉल रेडियाई। मान लीजिए डिस्टेंस यहां पर कुछ है तो ये उसका हाफ हो गया, ये हो गया वॉन्डर वॉल रेडियाई। समझिएगा पहले तो हुआ क्या कि आपके पास मान लीजिए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस थी, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो है आपस में ऐसे रखी हुई थी। इन दोनों के बीच का जो मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है उसका जब आप आधा कर देते हैं तो आपकी वॉन्डर वॉल रेडियाई आ जाती है। और वॉन्डर वॉल रेडियाई जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं ये कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो आर वॉन्डर वॉल है ये आपका मैक्सिमम है आर ऑफ कोवेलेंट। कहां फॉर्म होगी हम जानते हैं, नोबल गैस में इनका फॉर्मेशन होगा। ये रेडियाई केवल नोबल गैसेस में बनती है। नोबल गैस जो है उनकी रेडियस जो होती है उसको हम वॉन्डर वॉल रेडियस के फॉर्म में लिखते हैं। इस टाइप की आपकी कंडीशन हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये वॉन्डर वॉल रेडियाई और जो आपकी क्रिस्टल रेडियस है, क्रिस्टल एंड आपका जो है कोवेलेंट रेडियस, इन तीनों में क्या आपस में रिलेशन है, मतलब रिलेशन क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वॉन्डर वॉल रेडियस आपका हमेशा बड़ा रहता है एज कंपेयर टू क्रिस्टल रेडियस, एंड फिर आता है आपका कोवेलेंट रेडियस, ये होता है 10। तो सबसे मैक्सिमम आपका हो जाएगा वॉन्डर वॉल, देन आपका हो जाएगा क्रिस्टल रेडियस, देन आपका हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस। अब इसको एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स आपका हो जाएगा कोवेलेंट फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, कोवेलेंट फोर्स। फिर आपका हो जाएगा ये मेटेलिक फोर्स, फिर आपका लास्ट में हो जाएगा वॉन्डर वॉल फोर्स। वॉन्डर वॉल फोर्स एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड को समझने से पहले ये समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा इसको समझिए। अब समझिए क्या कि ये ट्रेंड था कि सबसे ज्यादा वॉन्डर वॉल रेडियाई हो गई, देन आपका वॉन्डर वॉल के बाद क्या हो गई, क्रिस्टल रेडियस हो गई, क्रिस्टल रेडियस के बाद आपका क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियस हो गई। लेकिन फोर्स में क्या होगा, सबसे स्ट्रांग हो गई आपकी कोवेलेंट फोर्स, फिर हो गई मेटेलिक फोर्स, देन आपका वॉन्डर वॉल फोर्स। अब समझिए, देखिए दोस्तों कि मान लीजिए कि आप एक एटम है, आप किसी से जो है मान लीजिए एक एटम दूसरे एटम से जुड़ रहा है, रेडियस कब कम होगी, रेडियस कम कब होगी, जब उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। मतलब अगर आप ज्यादा फोर्स लगा किसी को अपनी तरफ से खींचेंगे तो वो आपके ज्यादा क्लोज आ जाएगा एज कंपेयर टू जिसको आप कम फोर्स लगा के खींचेंगे। तो ज्यादा फोर्स लगा के आपने खींचा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वो आपके कम जो है काफी नजदीक आ गया, और नजदीक वो आ गया इसका मतलब उसकी रेडियस जो है वो कम हो गई। और फिर इसी ट्रेंड को हम समझिए वॉन्डर वॉल फोर्सेस में यही जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से मैं बता रहा हूं। तो हुआ क्या कि कोवेलेंट रेडियस में क्या हुआ, कोवेलेंट फोर्स बहुत स्ट्रांग थी तो उसने क्या किया, पुल कर लिया दूसरे एटम को, नेबरिंग एटम को, तो पुल कर लिया तो क्या हो गया, रेडियस जो हो गई वो कम हो गई एज कंपेयर टू वॉन्डर वॉल फोर्सेस में अट्रैक्शन काफी कम था। आपने देखा अट्रैक्शन कम था, इसी वजह से डिस्टेंस ज्यादा थी, एंड डिस्टेंस ज्यादा हो गई, इस वजह से आपका वो वॉन्डर वॉल रेडियस आपका अल्टीमेटली ज्यादा हो गया। तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखेंगे, फोर्स जो होती है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। और अब इसके ट्रेंड को समझते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं इसकी पीरियोडिसिटी या फिर इसके ट्रेंड को समझते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड हम बात करते हैं कि पीरियड के अलोंग जो रेडियस होगी वो घटे या बढ़ेगी। दोस्तों जब मैं एटॉमिक रेडियाई बोलता हूं तो एटॉमिक रेडिया जो रेडियाई का ट्रेंड है, इसका मतलब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं कोवेलेंट रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। इसमें हम लोग बात नहीं करते वॉन्डर वॉल रेडियस की, केवल दो रेडियस को कंसीडर करते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो पीरियड में कैसे है, अब इस बात को थोड़ा समझिएगा। पीरियड में बेसिकली ट्रेंड क्या होता है कि पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी।
डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर दो बातें ध्यान देने की है। पहली बात क्या ध्यान देने की है कि डिक्रीज तो वो करती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में एक आपका ग्रुप 18 बैठा हुआ है और यहाँ पर आपकी नोबल गैसेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नोबल गैसेस। एंड हमने अभी अभी बात की कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनका जो रेडियाई होता है वो बेसिकली वॉन्डर वॉल रेडियाई होता है। तो यहां पर आप कभी भी टेबल उठा के देखेंगे तो लास्ट में जो रेडियाई दिया होगा वो वॉन्डर वॉल रेडियाई दिया होगा। तो सबसे ज्यादा रेडियाई किसका होता है? वो वॉन्डर वॉल रेडियस होता है। इसका मतलब जो ट्रेंड है, अगर मान लीजिए किसका ज्यादा लिखने को आ जाएगा तो सबसे पहले नोबल गैस को आप पुट अप कर देंगे, फिर नोबल गैस को रखने के बाद ये ट्रेंड फॉलो होगा कि वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करेगा। ये बात ध्यान देने की है, एक बात। दूसरी बात दोस्तों, अभी अभी हमने बात की थी, किसकी बात की? हमने बात की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कैसे इफेक्ट है इसको समझते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली हमने देखा कि अलोंग द पीरियड जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हमने डिनोट किया था Z इफेक्टिव से। ये आपका अलोंग द पीरियड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, I फॉर इंक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप ऐसा समझिए कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो बेसिकली क्या हो रहा था, हमने जो ट्रेंड पढ़ा था तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपकी डिक्रीज कर रही थी, वो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। जो न्यूक्लियर चार्ज से डिक्रीज कर रहा था शील्डिंग कांस्टेंट, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो अलोंग द पीरियड आपका इंक्रीज कर रहा है। अब अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज कर जा रही है। और अट्रैक्टिव फोर्सेज अगर इंक्रीज कर जा रही है तो मैंने अभी अभी बताया कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी, तो आपकी रेडियस जो होगी वो कम होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज अलोंग द पीरियड बढ़ती चली जा रही हैं तो रेडियस आपकी घटती चली जाएगी। तो इस हिसाब से ये आपका डिक्रीज करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस AR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दो बातें थी मेन, ठीक। अब इस ट्रेंड को आप समझ गए कि अलोंग द पीरियड जो है रेडियाई आपकी घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? इसलिए घटती जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज करती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज करने की वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाती है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि लास्ट में अगर कभी ट्रेंड लिखने को आ जाएगा कि आपको ये दिया कि ये एलिमेंट है एक पीरियड के, तो बता दीजिए सबसे ज्यादा किसका जो है एटॉमिक रेडियाई हो जाएगा। तो एटॉमिक जो रेडियाई है हमेशा जो है सबसे पहले नोबल गैसेस का आप सबसे मैक्सिमम होगा क्योंकि वो वॉन्डर वॉल रेडियाई है, एंड देन फिर आप जो है नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेंगे। दो बातें आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड का ट्रेंड है। तो अलोंग द पीरियड तो हो गया था, अलोंग द ग्रुप बात करते हैं। अलोंग द ग्रुप आप समझते हैं। अब ग्रुप के अलोंग कैसे आपकी एटॉमिक रेडियाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा समझिए। वही रिलेशन है, Z जो एटॉमिक रेडियाई है आपका, एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो आपकी घट जाएगी, ठीक। लेकिन अलोंग द ग्रुप, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड क्या था? अलोंग द ग्रुप वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। मतलब अलोंग द ग्रुप वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था आपका। क्या कांस्टेंट था? अलोंग द ग्रुप आपका कांस्टेंट था Z इफेक्टिव। अब Z इफेक्टिव अलोंग द ग्रुप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एटॉमिक रेडियाई भी लगभग कांस्टेंट हो जाएगा ना। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। एटॉमिक ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा समझिए, अलोंग द ग्रुप आप बढ़ेंगे तो होगा क्या कि अलोंग द ग्रुप बढ़ने पर आपका जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज कर जाता है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप हाइड्रोजन से यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, जो है लिथियम आ जाएगा, हाइड्रोजन लिथियम, एंड फिर आपका क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम। तो यहां से ऊपर से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो आपका बढ़ ही रहा है, लेकिन आप क्या देखेंगे
कि शेल्स भी एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं। तो शेल्स भी एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है आपका अलोंग द ग्रुप। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रीजन क्या है एटॉमिक रेडियस का इंक्रीज करने का अलोंग द ग्रुप, तो आप क्या बताएंगे? ऑल्दो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कांस्टेंट अलोंग द ग्रुप, but there is an increase in number of shells along the group, that's why the radius, atomic radii of the जो along the group is increases। ये आप बोल सकते हैं। along the period का आपका पूरा ट्रेंड समझ में आ गया। तो ये हो गई आपकी आज की बात। तो इन दोनों ट्रेंड्स के ऊपर जो हमने बात की, चाहे वो along the period हो चाहे वो along the group हो, हमने खाली डील किया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से हमने डील किया है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आपका क्या हो गया? आपका एस एंड पी ब्लॉक आ गया। मतलब ये जो ट्रेंड जो है एटॉमिक रेडियाई का, ये आपका एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के लिए है। डी एंड एफ को एक्सक्लूडेड रखा गया है क्योंकि डी एंड एफ में कुछ दूसरी चीजें हो जाती हैं। जैसे कि डी में आप जाएंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में सेम चीज फॉलो होगी, लेकिन अलोंग द ग्रुप आप बढ़ेंगे तो वहां पर लेंथनाइट एक जगह कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की जो रेडियस होती है ऊपर से नीचे जाने पर लगभग सेम हो जाती है एटॉमिक रेडियाई अलोंग द ग्रुप मूव करने पर। उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ट्रेंड को समझेंगे जब, और तब हम समझेंगे जो है आपका एक्टिनाइट सीरीज एंड लेंथनाइट सीरीज। लेंथनाइट एंड एक्टिनाइट में भी ये जो ट्रेंड है ये फॉलो नहीं होता। डी एंड एफ ब्लॉक इसमें एक्सक्लूडेड है, खाली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए ये बातें आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेरीज है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।